हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और 100% पूछने की संभावना है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये अर्थशास्त्र की पहली वीडियो है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे तो अगला वीडियो भी दोस्तों बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो एक का जो दोस्तों आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये सभी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्तिगत परिवार, इसके बाद व्यक्तिगत फर्म और इसके बाद व्यक्तिगत उद्योग जो होता है, इस सभी का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूछ रही है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों क्या कहलाएगी। ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 2 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, यानी कि दोस्तों स्थापन वस्तुएं। स्थापन वस्तुएं, अब बात समझ कर, स्थापन वस्तु होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, अभी सब्जी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो गोभी था, गोभी का रेट, अगर मान लीजिए सब्जी में गोभी का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो गोभी के बदले हम क्या करेंगे, कद्दू या फिर दूसरे सब्जी को अपनाएंगे, क्योंकि गोभी का रेट बहुत ही हाई जो हो चुका है। तो अगर जो परिवार उसको खरीदने के लायक नहीं होंगे या फिर उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होगा, तो गोभी के बदले में वो दूसरे सब्जी का इस्तेमाल करेंगे जिसका कि रेट क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए कि कद्दू का यूज करेंगे, तो कद्दू जो हो गया दोस्तों वो स्थापन वस्तु हो गया गोभी के स्थान पे। तो यहाँ पर आपका जो है, अगर आप क्या करते हैं, एक दूसरे के बदले में अगर किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो स्थापन वस्तुएं कहलाती है। अगला यहाँ पर आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो आपसे जो है पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। कोई वस्तु है, उसमें क्या होता है दोस्तों, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या होता है, क्षमता होता है। कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकताएं का ही दोस्तों क्या करती है, पूर्ति करती है, और उसमें उसको पूर्ति करने की क्षमता भी होती है। तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। किसी वस्तु में जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने का क्षमता उसके अंदर, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि उपयोगिता। उसको कहते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही कम होता है। और उपयोगिता दोस्तों आपका निर्भर करता है ज़रूरत के ऊपर। किसके ऊपर, ज़रूरत के ऊपर। जैसे जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को ज़रूरत है पेन, कॉपी, कलम, आप सभी जानते हैं, किताब का। तो इस सभी चीज़ों का जो भी स्टडी मटेरियल है उसका उपयोगिता स्टूडेंट के लिए अधिक है, लेकिन वही जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है उसका उपयोगिता जो है वो किसानों के लिए, या फिर जो काम करते हैं वर्कर्स है, या फिर कहीं दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए उसका उपयोगिता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर जो है देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। उपयोगिता जो है उसका गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। तो 4 का यहाँ पर दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पीगू नाम के व्यक्ति ने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है किसमें, ये आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों GNP में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, जो GNP का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें सम्मिलित रहता है। इसके बाद आपका जो अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि केन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय हैं। केन्स व्यक्ति है, उनके अनुसार उनके अनुसार जो है विनियोग का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर 6 का सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों, क्योंकि उनका अभिप्राय है वित्तीय विनियोग से और वास्तविक विनियोग से, दोनों से उसका है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है।
जो केन्स हैं, अभी ऊपर में उनका चर्चा हुआ है, तो केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रभावपूर्ण मांग के आधार पर उनका सिद्धांत क्या है, आधारित है। अगला यहाँ पर आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रोजगार, सूद और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है रोजगार, सूद और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 8 का जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों J.S. केन्स के द्वारा ये जो है लिखा गया है। अगला यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि MPC का मान होता है। MPC का मान होता है, कितना मान होता है MPC का, ये आपको याद रखना है। तो 9 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है MPC का मान ऑलवेज। यहाँ पर आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है 9 के बाद पूछ रही है कि अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं, जो अपस्फीतिक अंतराल है उसकी जो दशाएं हैं वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मांग में तेजी से वृद्धि। अपस्फीतिक जो अंतराल है उसका अर्थ है कि मांग में तेजी से वृद्धि, किसी भी वस्तु का मांग में क्या हो जाए, तेजी से वृद्धि हो जाए। इसके बाद आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि सरकार के कर राजस्व में शामिल हैं। सरकार का जो कर होता है, कर मतलब जो टैक्स होता है, उसी वही कर राजस्व को ही दोस्तों टैक्स कहते हैं, उसमें शामिल है, क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 11 का जो दोस्तों डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के कर राजस्व में यानी कि सरकार के टैक्स में आयकर टैक्स भी आपको देना पड़ता है, निगम कर भी देना पड़ता है, निगम टैक्स, सीमा शुल्क भी आपको देना पड़ता है। तो सारा जो है इसमें शामिल है। इसके बाद आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि मांग की लोच का मान होता है, मांग के लोच का जो मान होगा वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो भी हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। इसके बाद अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एवं बी दोनों। क्योंकि आपको बता दें कि उत्पत्ति ह्रास जो है वो साधन की सीमितता और साधनों का अपूर्ण संपन्न, इस दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। ये दोस्तों एक अवसर लागत जो है उसका वैकल्पिक नाम क्या है, ये आपको बताना है, किसका, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम। तो यहाँ पर जो आपका 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सामान्य कीमत। सामान्य कीमत आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता जो है उसमें किस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होती है, डैश प्रकार की लाभ की प्राप्ति होती है, ये आपको बताना है। तो 15 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सामान्य लाभ की, किस लाभ की, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला आपका जो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, कीमत किस बिंदु पर निर्धारित होती है ये आपको बताना है। तो 16 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि मांग और पूर्ति बराबर हो। जब मांग और पूर्ति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कीमत उसी पर दोस्तों क्या होता है, निर्धारित तो होता है। मांग और पूर्ति दोनों पर दोस्तों कीमत निर्धारित होता है। अगर मांग अधिक हो जाए तो कीमत बढ़ जाएगी, या नहीं तो पूर्ति अगर कम हो जाए तो भी दोस्तों मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी किसी भी वस्तु का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह किसका कथन है। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पूछ रहे कि किसी वस्तु की कीमत जो है मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। सही बात है, किसी भी वस्तु का कीमत किस पर आधारित होगा, या तो उसके मांग पर या नहीं तो उसके पूर्ति पर। अभी आपको बोले हम कि अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का मांग बहुत ही मार्केट में अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा वस्तु है जो बहुत ही उपयोगी है या फिर बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी तो पूर्ति कम हो जाए, पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे मार्केट में वो वस्तु बहुत ही कम हो जाए और उसकी ज़रूरत बहुत अधिक है, फिर भी वो क्या हो जाएगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा। ये कथन किसने कहा, ये आपको बताना है।
तो 17 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मार्शल का, मार्शल जो है ऐसा कथन दिए हैं। यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। ऐसी वस्तु की जो पूर्ति होगी वो कैसा होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका सी, यानी कि दोस्तों बेलोचदार। यहाँ पर आपका जो है सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर पूछ रही है कि एकाधिकार की विशेषता है, एकाधिकार जो है उसकी क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा ये सभी, क्योंकि आपको बता दें कि एकाधिकार का जो विशेषता होता है, पहला एक विक्रेता है ना अधिक क्रेता, एक विक्रेता अधिक क्रेता मतलब एक ही बेचने वाला होगा और क्रेता मतलब खरीदने वाला बहुत ही अधिक होगा। दूसरा इसका विशेषता होता है कि निकट स्थापन का अभाव, निकट स्थापन का अभाव होगा इसमें। और तीसरा है कि नई फार्म में प्रवेश पर रोक, आप दूसरे फार्म या फिर दूसरे दुकान में नहीं जा सकते हैं। एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का, एक व्यापारी का ही अधिकार होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है। आपको बताना है कि मूल्य विभेद जो है वो किस बाजार में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बी, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता में आपका जो है मूल्य विभेद जो है पाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल पर आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका जो है पूरा यहाँ पर जो है कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट को आप लोग जो है देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।